जी। ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट्स स्टार्ट कंटिन्यू द सेशन। एक्चुअली पिछली बार मैंने आपको थॉट के ऊपर काफी डिटेल्ड, एक्चुअली आई स्टार्टेड द सेशन विद द केमिस्ट्री एंड द वर्किंग प्रोफाइल ऑफ न्यूरॉन्स एंड हमने समझा था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का मैसेज सेल्यूलर लेवल पे एक्चुअली कैसे कन्वे होता है। उसके बाद हमने थॉट को समझने की कोशिश की, स्टेजेस ऑफ थिंकिंग समझने की कोशिश की। इसमें अल्लाह सुब्हान ताला का इरशाद, how thought, human thought and the capacity to think has been addressed at various stages in the Holy Quran। और इसमें भी आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आपने ये जो 3 आयात हैं जो स्क्रीन पे आपके दिख रही हैं, ये आयात किस कॉन्टेक्स्ट में कोट की गई हैं एंड व्हाट इज द विजिबल आउटकम। मैं बहुत डिटेल में नहीं चाहती थी, बहुत सरसरी तौर पे चाहती थी कि अगर कोई शख्स इन आयात को पढ़े तो उसको इनसे क्या मफहूम समझ में आता है। सो दिस वाज वन पार्ट वन ऑफ द होमवर्क एंड द अदर पार्ट वाज वी कोटेड 3 एग्जांपल्स, 3 मुख्तलिफ एग्जांपल्स कोट किए गए थे एंड तीनों एग्जांपल्स में आपने थॉट, इसमें किस तरह से थॉट, ह्यूमन थॉट एग्जीक्यूट हो रहा है, ट्रेन्ड एंड अनट्रेन्ड थॉट, उसको आपने एक्सप्लेन करना था। बिफोर वी मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द होमवर्क, हमारी नहीं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की कंटिन्यूटी टूटेगी। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस एग्जैक्टली कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को किस तरह से हम देखते हैं, मतलब केमिकली इनको किस तरह से देख रहे हैं। एंड इसके बाद हम आज एक और ब्रेन का हिस्सा है जहाँ हम इतनी ज़्यादा तवील स्टडी कर चुके हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, बट हमने पूरे सीरीज में अभी तक शायद उतना प्रॉपरली नहीं समझा कि हाउ इज इट एक्चुअली वर्किंग एट द बायोलॉजिकल लेवल, मतलब बॉडी में एक्चुअली काम कैसे कर रहे हैं। हमने आप ऐसे समझे टुकड़ों में समझा है कि ब्रेन है, ब्रेन के वेरियस पार्ट्स आपने पढ़े, फिर आप सेल्यूलर लेवल पे चले गए, सेल्यूलर लेवल पर फंक्शनिंग कैसे हो रही है। बट ये इसके बीच में एक जो डॉट्स है ना, इनको कनेक्ट, आज हम उन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या चीज हैं, हम पहले भी एक बार मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सिग्नल मॉलिक्यूल्स दैट सीम टू बी रिलीज फ्रॉम न्यूरॉन्स एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हमने पिछली बार पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और केमिकल जो मैसेंजर है, इन दोनों तरह से मैसेज जो है, सिग्नल जो पास करना है बॉडी को, सेंसरी इंफॉर्मेशन या उससे रिलेटेड जो डिसाइसिव इंफॉर्मेशन है जो बॉडी को पास करनी है, वो किस तरह से पास होती है, ये हमने पिछले एपिसोड में बहुत तवील तरीके से पढ़ा। अब इसमें आगे आपको ये भी समझना जरूरी है, मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा रही, मैं बहुत बहुत ज्यादा समराइज करने की कोशिश की। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड, वाकई मेरे लिए बहुत मुश्किल है इसको नटशेल में रखना। बट आपके लिए ये भी एट द सेम टाइम समझना जरूरी है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो क्लासिफिकेशन है वो मोटी तौर पे हमने यहाँ 2 तरीके की ली हुई है। उसकी बड़ी तरीके की क्लासिफिकेशन है, बड़े डिटेल्ड उसकी स्टडी है। तो यहाँ हमारे मकसद के लिए हम सिर्फ 2 तरह के लिखेंगे, एक हम स्ट्रक्चर बेस्ड लेंगे और एक हम फंक्शन बेस्ड लेंगे। पहले फंक्शन बेस्ड समझ लें, तो आपके स्क्रीन के सेकेंड हाफ में दिख रहा है फंक्शनल बेस्ड, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी और मॉड्यूलेटरी। एक्साइटेटरी माने आप जैसे सुबह सो के उठ रहे हैं एंड यू आर वेरी स्लगिश, आंखें भी पूरी तरह से नहीं खुल रही हैं, ऑल यू कैन मैनेज इज कुछ तो साउंड्स आ रही हैं चारों तरफ से, आप जब तक किसी खास किस्म की साउंड पे
या किसी खास किस्म की आवाज पे, पुकार पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वो क्या है। ऑल योर ब्रेन इज परसीविंग। आप इमीडिएटली जब बिस्तर से उठे, उठे भी नहीं है बल्कि जस्ट आपकी आंख खुली है कि हाँ नींद टूट गई है, तो उस वक्त आपको सिर्फ, आप ऐसी स्टेट में हैं कि अब आपको जगाया जाए, कुछ ऐसा हो कि आप एक्साइटेड फॉर्म में आ जाए। सो ये वाली एक्साइटेटरी समझा रही हूँ मैं कि इस तरह से फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट आपको किसी एक्शन के लिए जो मोटिवेट कर रहा है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये नाम लिखे हुए हैं, जरूरत के मुताबिक हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्कस करेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी केमिकल जार्गन, मैं यहाँ डिटेल्स में नहीं बताने वाली। ग्लूटामेट, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन। अच्छा, एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन आर द इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। आपकी जितनी ब्रेन फंक्शंस हैं, स्पेशली डिसाइसिव फंक्शंस, न्यूकॉर्टेक्स की फंक्शन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की फंक्शन। न्यूकॉर्टेक्स इज जिसमें आपकी जो नई ब्रेन है, न्यू ब्रेन जो मैंने बताई थी, दैट इज कॉल्ड, उसको केमिकल मेडिकल जबान में न्यू कॉर्टेक्स कहते हैं। द न्यू ब्रेन जो हमने आपको याद होगा नेस्टिंग डॉल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, सबसे ओल्ड ब्रेन है, फिर उसके बाद मिड ब्रेन है, बीच का जो है जिसमें हमारा लिम्बिक सिस्टम आ रहा था, और सबसे बाहर का जो हिस्सा है दैट इज नया ब्रेन, बिल्कुल न्यूली डेवलप्ड है, वही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे आपके नर्व सेल्स है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स हैं। तो दैट मेडिकल जापान में उसको न्यू कॉर्टेक्स कहते हैं। तो न्यू कॉर्टेक्स के जो मेजर फंक्शंस है, बेसिकली यही पार्ट है ब्रेन का जो इंसान को बाकी जानवरों से, बाकी लिविंग थिंग से मुख्तलिफ करता है। सो एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन इज वन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो न्यू कॉर्टेक्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, न्यू कॉर्टेक्स की रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो इन शॉर्ट आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। आपको जो रिस्पॉन्स आई तो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने वाली क्लास है एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन। और आप देख रहे हो एक्साइटेटरी में, मतलब स्टिमुलस आपको मिला, इंफॉर्मेशन आपके अंदर आई, अब उसके ऊपर क्या एक्शन लेनी है या बाज दफा क्या नहीं लेनी है, ये एक सोचा समझा फैसला होता है। तो वो जो सोचने समझने का जो ये पूरा प्रोसीजर करवा रहा है आपसे, दिस इज दैट क्लास ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनहिबिटरी, ग्लाइसिन एंड सेरोटोनिन। क्योंकि सेरोटोनिन को हम बहुत डिटेल्स में करने जा रहे हैं और इस वक्त अगर बताया कुछ तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए लिहाजा इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी। इनहिबिटरी इज लाइक, कई दफा ऐसे होता है आपको बहुत पेन फील हो रहा है, सो यू वांट टू मूव अवे फ्रॉम दैट, या आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, यू वांट टू मूव अवे फ्रॉम दैट। सो दिस इज वेयर सच we are learning and teaching all the neurotransmitters in a very positive connotation, the way they were designed by Allah subhanahu wa ta'ala for functioning, not the distorted way. हमने बड़ी सारी बिगाड़ पैदा कर ली, हम उस बारे में नहीं बात करेंगे। जिस तरह से अल्लाह ने डिजाइन किया था और जैसे इनकी यूज होना चाहिए, जिस डिजाइन में ये बनाए गए हैं बॉडी के अंदर, हम सिर्फ उसी लिहाज में इसमें बात करेंगे। देन यू हैव मॉड्यूलेटरी। बाज यहाँ मैंने जान के मेंशन नहीं किए हैं, बाज न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे हैं जो वक्त जरूरत एक्साइटेटरी हो जाते हैं और वक्त जरूरत इनहिबिटरी हो जाते हैं। डिपेंड करता है स्टिमुलस क्या है या किस कॉम्बिनेशन में है या किस ब्रेन के हिस्से को एड्रेस कर रहे हैं, कहाँ मौजूद हैं, किन हालात में मौजूद हैं, आसपास की जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करके उनका फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड होता है। लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं कि अपने मन से वो एक्साइटेटरी और अपने मन से इनहिबिटरी हो जाते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन है, बट इट इज इन अ पर्टिकुलर सेटअप, एक कंडीशन होगी उसकी, तभी उसका फंक्शन डिफाइंड होगा। दिस इज फंक्शन बेस्ड। नेक्स्ट यू हैव स्ट्रक्चर बेस्ड। स्ट्रक्चर बेस्ड आपको इस वक्त ऐसे लगेगा कि रेलेवेंट नहीं है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, बट माइंड यू, अगर आपको अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स की स्ट्रक्चर यानी उसकी केमिकल कंपोजिशन का अंदाजा है, तो आपके लिए खुद को समझना, अपनी जात को समझना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इनफैक्ट आप अपने खाने को रेगुलेट कर सकते हैं। आपको अगर मोटापे के या स्लगिश लीवर के या बीपी के अगर ऐसे मसाइल हैं, सिर्फ अपने खाने से और अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसकी समझने से, सपोज करें कि आप हाई बीपी के पेशेंट हैं और
या कहें कि आपकी स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब रहती है, नींद नहीं आती है, ज्यादा सोच विचार में रहते हैं, फिक्रमंद बहुत जल्दी हो जाते हैं, एंग्जाइटी बहुत जल्दी हो जाती है। तो सिर्फ ये मॉनिटर करके कि किस न्यूरोट्रांसमीटर की क्या नेचर है और आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, या आप खाना किस वक्त खा रहे हैं, या आपके काम करने का जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो दिन का है या रात का है। कुछ मोटी मोटी ये जो चीजें हैं ना, मतलब बहुत सुपरफिशियल लेवल पर भी अगर आपको इन चीजों की जानकारी हो जाएगी, मैं एक्सपर्ट लेवल की बात ही नहीं कर रही, तो आप अपनी लाइफस्टाइल में और अपने ईटिंग पैटर्न्स में, अपने रूटीन्स में अगर बहुत मामूली चेंजेस लाएंगे, तो जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियां हैं कुछ हद तक आप उसे मैनेज कर सकते हैं। दिस इज दैट इम्पोर्टेंट। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स खोल के रखने लगूं तो ये बहुत ही वाजे हो जाएगा, बट देन अगेन यू विल हैव इश्यूज कि बहुत सारे लोगों की आप में से बैकग्राउंड नहीं है। मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि ज्यादातर जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो या तो प्रोटीन बेस्ड हैं, यानी बेस यूनिट या तो उसकी अमीनो एसिड होगी जैसे कि ये ग्लूटामेट, गाबा और ग्लाइसिन, या फिर मोनोअमीन होंगे। अमीन एक खास किस्म का ग्रुप होता है, NH2 होता है, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स है बेसिकली। आप ऐसे समझ लें, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड जो होते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी कि अ, इनके जो फंक्शंस हैं और इनके जो असरात हैं वो स्लो होते हैं और देर तलब होते हैं। मतलब अगर कोई अगर अमीन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं हम, तो अमीन फंक्शनल ग्रुप का या अमीनो एसिड बेस्ड, अमीनो एसिड में कॉम्बिनेशन है अमीन और एसिडिक ग्रुप, सो यहाँ दो ग्रुप्स मौजूद होते हैं। अमीन में सिर्फ एक ही ग्रुप है, ज्यादातर करके अल्कलाइन बेस का मॉलिक्यूल है। इसीलिए अब मैं बेस में थोड़ा थोड़ा सा केमिस्ट्री में जा रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ कोई स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए कि किसी किस्म की घबराहट ना हो और परेशानी ना हो कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये जो होगा, अगर इस नेचर का मॉलिक्यूल है, अमीन नेचर का मॉलिक्यूल है, यानी कि जैसे आपका हिस्टामीन है, डोपामीन, आपने देखा है बाद लोगों को ऐसे छींक आना स्टार्ट होगी तो फिर आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, या फिर आप किसी खास किस्म की खुशबू से या खास किस्म की महक से, कुछ लोगों को तेल से, कुछ लोगों को मेहंदी की खुशबू से, फूलों की खुशबू से, डस्ट से एलर्जी है। और ये एलर्जी इस लेवल तक पहुंच जाती है कि आप जब तक दवा नहीं ले लेंगे तब तक आपको राहत नहीं मिलती है। सो इट स्टार्ट्स एट अ वेरी बेस लेवल, थोड़ी सी एक छींकाई, दूसरी छींकाई, या थोड़ा सा इरिटेटेड फील कर रहे हैं, और उसके बाद वो इरिटेशन धीरे 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 करके एक तो परसिस्ट कर रहा है, दूसरा बढ़ते जा रहा है। सो अब आपको समझ में आया होगा कि इस मॉलिक्यूल का नेचर होता है। वही देखिए डोपामिन, पहले थोड़ी छोटी डोज चाहिए होती है, फिर धीरे 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 करके उसकी लत लगती है, फिर बड़ी डोज चाहिए होती है, और फिर और ज्यादा, न सिर्फ ज्यादा डोज चाहिए होती है क्वांटिटी में, बल्कि देर तक भी चाहिए होती है। वक्फा भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो ये इस मॉलिक्यूल का नेचर है, ये जो अल्लाह ने इसकी जो कंपोजिशन जो बनाई है वो कंपोजिशन ऐसी है। और पेप्टाइड हो गया आपका जब बहुत सारे अमीन मॉलिक्यूल्स एक लंबी चेन में लगे हुए होते हैं और क्रॉस कनेक्शन में होते हैं, तो वो पेप्टाइड है। पेप्टाइड प्रोटीन का बेस यूनिट है। तो फिर ये भी एंडोर्फिन्स, खुशी का हार्मोन कहते हैं इसको, एंडोर्फिन्स को, ये भी उसी नेचर का हो गया। नाउ बिसाइड्स दैट यू हैव सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स और हॉर्मोन्स व्हिच आर स्टेरॉइडल इन नेचर। अब स्टेरॉइड बिल्कुल वही काम करता है जो एंटीबायोटिक काम करता है। अगर आप एक होम्योपैथी की मेडिसिन लेंगे तो वो एक पूरा कोर्स आपको कराएंगे और जल्दी से आराम नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप एक एलोपैथिक मेडिसिन ले लेंगे तो उसमें जो बेस मॉलिक्यूल होता है, जो मोइटी होती है, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स, भयानक, भयानक इन द सेंस कि थोड़ी शरीर पे जोर डालने वाली या शरीर को बर्डन करने वाली, उसकी जो ब्रेकडाउन है उस मॉलिक्यूल का, वो बॉडी के ऊपर थोड़ा बर्डनिंग है, एनर्जी कंज्यूम करता है। न सिर्फ एनर्जी कंज्यूम करता है बल्कि वो कुछ टारगेट जो टिश्यूज हैं उसको बहुत शदीद तरीके से
उसके ऊपर असरात करता है। तो स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स, आपके स्टेरॉइड्स आप जानते हैं, स्टेरॉइड आजकल बहुत कॉमन वर्ड है, बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, एथलीट्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स बैन भी हैं। स्टेरॉइड और स्टेरॉइडल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ड्रग्स में लिए जाते हैं। बाय ड्रग्स आई मीन opioid drugs which is like cocaine and the related group। तो स्टेरॉइड्स इतने पावरफुल मॉलिक्यूल हैं। कॉर्टिसोल आपका जो एक हार्मोन है, कॉर्टिसोल, वो स्टेरॉइड बेस है। इसलिए ये वजह थी स्ट्रक्चर बेस्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स को, मतलब ना चाहते हुए भी मुझे आपको ये इंट्रोडक्शन देना पड़ा। तो अगर आपके पास बेसिक बेसिक नॉलेज है, बहुत डिटेल में जाने की, कोई बायोलॉजी का आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप बेसिक बेसिक नॉलेज इतनी इतनी जानते हो कि इन हालात में ये हार्मोन निकलता है, इस तरह से काम करता है, तो आपका जो एक रवैया है अपने जिस्म की तरफ, आप उसमें थोड़ी तरमीम करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आते हैं। खुद को समझने के लिए अगर आप इतनी सारी कोशिशें करते हैं तो इंशाल्लाह उसके अच्छे नतायज, आपके जो आप चाह रहे हो, जैसे नतायज आप चाह रहे हो, आपको इंशाल्लाह जरूर मिले। नाउ हैविंग सेड दैट, न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे कम्युनिकेट होते हैं, किस तरह से क्लासिफाई होते हैं, मोटा मोटी मैंने बता दिया। नाउ इफ यू गाइज कैन गो अहेड एंड रिसर्च ऑन दिस, और बहुत मजा आएगा अगर वाकई इस पे रिसर्च करोगे ना, क्योंकि जितनी जानकारी अपने बारे में लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। दैट्स हाउ द बेटर यू नो योरसेल्फ, द बेटर यू विल बी एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ। सारा खेल खुद पर काबू पाने का है। वो शायद, आई डोंट नो, बाज लोग कहते हैं, एक बड़ी कच्ची हदीस है, कहते हैं कि इसकी कोई सनद जो है वो कहीं से साबित नहीं है। बाज इसको बड़े रूटीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और मानते तो हैं कि ज़ईफ है, पर ये भी मानते हैं कि ऑथेंटिक है। आई एम नो स्कॉलर ऑन दिस, बट बहुत कॉमन ये एक सेइंग है कि हदीस है कि जो खुद को जान गया वो फिर अपने दीन को, अपने अल्लाह को, सबको अच्छी तरह से समझ पाए। सो दिस इज आवर क्राइटेरिया टू learn this topic. Okay, now one of the most important parts before I close on this session. After this, I am closing the biology of our system. हमारी जो सिस्टम का जो बायोलॉजी था वो यहाँ पर आकर के अख्ताम पे पहुंचेगा। Now, before I give you any details into this, आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो, we'll go back to here. Yes. और मेरी स्क्रीन दिख रही है? नेस्टिंग डॉल्स वाली स्क्रीन दिख रही है आपको? यस यस जी, बिल्कुल जी। कैन एनीबडी टेल मी पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे? मतलब बिकॉज इट वाज अ प्री डिटेल्ड सेशन, प्री टाइम्ड सेशन। इट्स 12। ओके, सो ओके, we'll go ahead with this. आप जो ये येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पॉन्स के नीचे मेडला ओब्लोंगेटा दिख रहा है ना, सो दिस एंड ये पीछे छिप गया है, सेरिबेलम इसके पीछे छिप गया है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे से, यहाँ से, और पॉन्स से लेकर के ये पूरा नीचे, फिर इनफैक्ट ये आगे जाकर के मर्ज हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। दिस इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। ये मैंने खास वजह से यहाँ दिखाई है आपको, अच्छी तरह से देख लें। ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम कहलाती है। पॉन्स इसके खास किस्म का हिस्सा है, अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर में। मेडला भी एक खास हिस्सा है। द एंटायर स्ट्रक्चर इज नॉट मेडला, द एंटायर स्ट्रक्चर इज नॉट पॉन्स। ये पर यहाँ से हाइपोथैलेमस की, यानी ये जो रेड वाला हिस्सा है, इससे लेकर के और जब तक स्पाइनल कॉर्ड शुरू नहीं हो जाती तब तक का जितना हिस्सा है, इस सबको ब्रेन स्टेम कहते हैं। आई विल कम बैक टू आवर टॉपिक नाउ। दिस इज कॉल्ड द, अब ये यहाँ पर देखें, ये दिख रहा है हिस्सा। कैन यू सी माई कर्सर ऑन द स्क्रीन? यस। This is called the brain stem.
अल्लाह की वहदानियत आप समझे, मैं कुछ दिखाने जा रही हूँ, उसके बाद आई कम बैक टू दिस स्क्रीन. इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग सिस्टम. Is it is this is not is it visible now? Yes, ma'am. Yes. Yeah, okay. देखें, एक ब्रेन स्टेम, एक सा ही स्ट्रक्चर है, एक सा ही स्ट्रक्चर है. 4 क्वाड्रेंट्स में आप देखें कि तो ब्रेन को अलग अलग हमने अलग तरह के मैप्स बनाए हुए हैं ब्रेन के अंदर. तो ये जो ब्रेन, ये वाला जो हिस्सा है, मेरा कर्सर अगर दिख रहा है तो दिस पार्ट इन ईच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, दिस इज द ब्रेन स्टेम. अब इस ब्रेन स्टेम में बड़ी एक मजेदार चीज अल्लाह ताला ने रखी हुई है, जिसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. आई विल कम बैक टू दैट. ओके, इसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रैस. रेटिकुलर फॉर्मेशन भी कहीं कहीं लिखा दिखाई पड़ेगा. रेटिकुलर का मतलब होता है जाल, एक जाल. और जाल भी क्लोजली बुना हुआ नहीं, एक लूज, आप एक समझ ले, एक लूज गुच्छा है जो एक साथ पोजिशनड है, जिसमें आपस में कोई खास कनेक्शन नहीं है, ये बंधा हुआ नहीं है, इसमें कोई मैश नहीं है. मैश समझते हैं ना, क्रिस क्रॉस जो लाइनें होती हैं उसको मैश कहते हैं. इसमें कोई मैश नहीं है, ये तकरीबन एक लूज गुच्छा है जो एक साथ एक जगह पर पोजिशनड है, मौजूद है, पोजिशनड है. उसको कहते हैं रेटिक्यूलर. रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. एक्टिवेटिंग सिस्टम इसलिए नाम दिया गया है कि एक नर्व्स का एक जाल है, यानी न्यूरल नेटवर्क्स का एक जाल है जो इस ब्रेन स्टेम के 4 मुख्तलिफ हिस्सों से ओरिजिनेट करता है. तो इसका मतलब 4 उसके ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स हो गए. अब क्योंकि 4 ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब हर एक जगह से एक लूज जाल जैसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है. वही 4 मैंने आपको दिखाए थे, धीरे धीरे करके समझाते. ये इसको कहते हैं डिफ्यूज्ड सेट ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स हमने देखे थे, और न्यूरॉन्स अकेले तो पाए नहीं जाते हैं, एक में एक कनेक्शन होती है कि एक दूसरे तक, एक एक्सॉन, फिर उसके बाद डेंड्राइट्स, फिर दूसरा सोमा सेल बॉडी, फिर उसका एक्सॉन, फिर डेंड्राइट्स, और इसी तरह से पूरी पूरी एक लड़ी सी बनती है. सो दैट इज कॉल्ड द नर्व. मतलब वो नर्व, न्यूरल लाइन हो गई एक पूरी की पूरी. और अगर ये आपस में क्रिस क्रॉस में कनेक्शन हो, यानी कि आपने डेंड्राइट्स देखे ही थे, I'll show you. या देखिए, एक जाल जैसा दिख रहा है स्क्रीन पे. इफ यू सी दिस फोटो, Yes. नहीं, यू स्टिल नॉट इन दैट फोटो. वेट, मेरा शायद आज कनेक्टिविटी बहुत लूज है. या नाउ कैन यू सी माय कर्सर? Yes, ma'am. यस, ये एक जाल जैसा ही दिख रहा है ना, Yes, ma'am. अगर ये बहुत क्लोजअप में है ये, पर ये जाल जैसा दिख रहा है. सो दिस इज व्हाट आई मीन. सो दिस इज द न्यूरल नेटवर्क. नाउ वील कम बैक. मैं कई बार न्यूरल नेटवर्क का तबसरा कर चुकी हूँ, कई बार रेफर कर चुकी हूँ न्यूरल नेटवर्क, इस वर्ड को कई बार यूज भी कर चुकी हूँ. सो वो जो न्यूरल नेटवर्क है वो एक लूज, उसकी 4 ओरिजिनेटिंग लूज न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, 4 उसके ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स होते हैं, और ये सब के सब इसी ब्रेन स्टेम में है. और जैसे कि यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, लोकेटेड इन ब्रेन स्टेम and is a diffuse collection of neurons whose main function is to maintain a sense of consciousness in various parts of the brain cortex. ये बहुत मोटा मोटी लिखा है, अभी हम इसको डिटेल में जाएंगे. मेन फंक्शन इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का ये है कि आपके अंदर आपको होशमंद रखने का काम करता है. आप जितनी देर जगे हुए हैं या कोई चीज परसीव कर रहे हैं, आप ध्यान किसी चीज पे लगा रहे हैं, या अब कुछ आपके फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है. मतलब आपकी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को मेंटेन करने वाला जो सिस्टम है, दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. ऐसे समझो ये आपका एक बिल्ट इन ऑटो पायलट है. जब बहुत गम की स्टेज में है, बहुत दुख की स्टेज में है, शॉक की स्टेज में है, तभी भी कुछ बेसिक फंक्शंस है ना. जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था, अगर याद हो तो मैं उसी एग्जांपल को फिर से उठाती हूँ कि फौतगी हो गई है घर में, और कोई बहुत ही करीबी, यू हैव लॉस्ट समबडी वेरी नियर टू यू, बट स्टिल यू विल हैव दिस सेंस कि
मतलब आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं और आप बहुत शौक रंगों में नहीं है, या फिर आप खुद से कह रहे हैं कि अच्छा मेरे घर में मेरे साथ तो ये इंसिडेंट हो गया है, सो हम हाउ एम आई सपोज टू बी। आप अपनी जो इमोशंस है उसको आप आइडेंटिफाई स्टिल कर पा रहे हैं। आप अगर जैसे कि आप किसी बहुत हंसी खुशी की जगह से आ रहे थे और इंसिडेंटली कुछ इंसिडेंट हो गया आपके सामने, तो अब आप खुद ही कहते हो कि हाउ कैन आई बी सो हैप्पी, मेरी लाइफ में तो ये हो गया है। तो ये एक आप आपको अपनी कॉन्शियसनेस का अंदाजा, एक जो कोई चीज दे रही है ना, कोई ऑटो पायलट है जो आपको बता रहा है कि खुश कैसे हो सकती हो, तुम्हारे तो साथ ये हो गया है, या फिर तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, यू कैन स्टिल मैनेज इट। तो आपको एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रखना, आपकी ब्रेन को ऐसे एक मोड में रखना कि आप डिसीजन मेकिंग स्टेट में मोर और लेस रहो, वही है। दैट्स व्हाई आई यूज इट्स एन बिल्ट इन ऑटो पायलट। और अगर बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई करके कहूँ तो इसका फंक्शन है टू कीप यू अलाइव एंड टू कीप यू सेन, अपने होश हवास में रखना। और जैसे हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा हम रिएक्ट कर रहे हैं अगर किसी चीज पे, तो उसके बाद देयर इज अंदर से खुद से ही एक सेंस आता है कि इतना भी क्या मैं चिल्ला रही हूँ, इतना भी मैं क्या इरिटेट हो रही हूँ। सो सडनली you'll just go somewhere and just sit down and keep quiet कि जाओ मेरे से बात नहीं करो, मेरे मेरे दिमाग ठीक नहीं है। हु टेल्स यू कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है ना, यू रियलाइज तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। सो देयर इज सम पार्ट ऑफ योर ब्रेन, और आपको इंफॉर्मेशन फिल्टर कर रहा है। जैसे आप, मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि हम कोई चीज कर रहे हैं, कोई जॉब परस्यू कर रहे हैं, कोई बिजनेस परस्यू कर रहे हैं, और हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो हमें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही दिख रही है, जबकि वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल, पर मुझे मेरे मतलब की इंफॉर्मेशन हर जगह दिख जा रही है। दैट मीन्स सम पार्ट ऑफ माई ब्रेन इज कंटिन्यूअसली वर्किंग टुवर्ड्स दैट। इसका मतलब इंफॉर्मेशन तो है, पर वो मेरे को मेरी इंफॉर्मेशन फिल्टर करके दे रहा है। सो कुछ कौन सा सिस्टम ये काम कर रहा है? इट इज दिस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। सो बेसिकली आपको क्या कर रहा है, फिर से हम मोटे फंक्शंस रिवाइज करेंगे। आपका बिहेवियर जो है अरूजल अरूजल का बिहेवियर होता है, अराउजल मतलब बेहोशी के जो बरक्स एक आपका व्यवहार है। जैसे आप नींद में है, तो नींद भी दो तीन तरह की नींद होगी। एक ऐसी होगी ना, कोई आकर के हिला करके जाएगा और उसके बाद भी सो लाइक यू नो कि somebody came and is trying to wake you up, बट यू डोंट नो कि क्या हो रहा है आसपास, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, ढके हैं नहीं ढके हैं, या फिर मेरे हाथ में मतलब अनलेस अंटिल कुछ एकदम एक्सट्रीम हो जाए कि हाथ पैर किसी गर्म चीज में डुबो ना दिया जाए, तब तक कोई हिला के भी जा रहा है, बोल रहे हैं कि आपको लेट हो रहा है उठ जाओ, देन ऑल्सो यूर लाइक एंड यू आर नॉट कंसर्न। वो एक आपकी स्टेट ऑफ डीप स्लीप है। वो स्टेट से आपको उठा करके बिठाने वाला, अरे मुझे बहुत लेट हो गया किसी ने मुझे उठाया नहीं, वहां से वहां तक लेके आने वाला, इसको कोई सिस्टम तो बैलेंस करेगा। सो दैट इज वन पार्ट। देन कॉन्शियसनेस, मैंने बताया कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पर आप अपने फोकस कर रहे हैं किसी किसी चीज पर, और किसी काम में एकदम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई बात कर रहा हो और आप उसी वक्त बघाड़ लगा रहे हैं या तेल के साथ काम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे 1 मिनट। या आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी टर्न कर रहे हैं, या गाड़ी बैक कर रहे हैं, या बहुत बिजी एरिया से निकल रहे हैं, या किसी शार्प चीज से काम कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे 1 मिनट रुक जाओ। सो दैट मीन्स यू नो दैट योर अटेंशन इज रिक्वायर्ड मोर ऑन समथिंग एल्स, बट एट द सेम टाइम यू वर डूइंग मल्टीटास्किंग। आप कुछ कर रहे थे, आप दूसरा कुछ काम कर रहे थे, तो आपको एक अंदर से आपका ब्रेन सिस्टम आपको बोल रहा है नो 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 नो, इस यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट हियर मोर, ये काम बिगड़ जाएगा या फिर ये डेंजरस चीज है। सो दैट देन मोटिवेशन, मोटिवेशन पे खैर बाद में आएंगे। ओके, तो आपकी ब्रेन और आपके सेंसेस के बीच में एक गार्ड का काम करता है। मैं बोला ना, सेंसरी स्टिमुलस आया और फिर उसके बाद किस चीज पे कंसंट्रेट करना है, किसको शन आउट कर देना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, वो पूरा जो मॉड्यूलेशन का काम है वो रेडिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम करता है। ओके, अच्छा यहाँ मैंने ब्रीफ इंट्रो इसकी लिखी हुई है। जैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइटल फंक्शंस लाइक स्लीप वेक साइकिल, मेंटेनिंग हार्ट रेट,
मोटिवेशन, मोटर एक्टिविटी मतलब आप चल फिर सकते हैं, लोकोमोटरी फंक्शंस जितने हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड सारे फंक्शंस। ऐसे होता है ना, नस में नस चढ़ गई, पैर में कुछ हो गया, तो आप कुछ तो पैर की एक्सरसाइजेस करते हैं, उंगलियां खींचेंगे, खोलेंगे, पैर को एड़ी की तरफ से स्ट्रेच करेंगे, समथिंग लाइक दैट। सो दीज आर ऑल मोटर फंक्शंस, हाथ के फंक्शंस, मोटर माने चलने फिरने के फंक्शंस। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेनी एंडोक्राइन एक्टिविटीज, अब आई विल नॉट गो टू द डिटेल्स। Then components of the RAS: ascending reticular activating system, descending reticular activating system, reticulospinal tracts. Ascending descending का बेसिक मतलब ये है कि अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, नसों का वो जो एक सॉरी न्यूरल नेटवर्क जो है ये पूरा, यानी कि न्यूरॉन्स का जो बंच है, जो ऊपर की तरफ यानी ब्रेन की तरफ, अब ये आपकी ब्रेन स्टेम हो गई, यहाँ से जो ऊपर की तरफ जाएगा तो असेंडिंग, और यहाँ से जो नीचे की तरफ जाएगा तो वो डिसेंडिंग। अच्छा, now very briefly we'll say damage to RAS may lead to sleep disorders. ADHD is attention deficit syndrome, मतलब ऐसे ही कुछ होता है, I can't give the medical details. Cognitive impairments, माने आपने बाज लोगों को देखा होगा कि they are like, नहीं मैंने सुना तो, और पर मुझे समझ नहीं आया, तो सुना, उन्होंने सुना, उनको बताया भी गया, ऐसे कोई टेक्निकल लैंग्वेज भी नहीं की यूज की गई, सादा जबान यूज की गई थी, और उन्होंने सुना पर उनको समझ नहीं आया, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसको अगर हम फिलोसॉफिकल लेवल पे लेके जाएं तो कुरान में भाई कई बार अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो सुनते हैं और समझते भी हैं, बट दे डोंट एक्ट, मतलब उन्होंने उस चीज को सुना, उसको परसीव भी किया कि अगर ये कहा गया है कि भाई ये खुदा की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो, उसके कानूनों को फॉलो करो, उसकी इत्तबा करो, उसके रसूल की इत्तबा करो, तो ये उन्होंने सुन लिया, ये सुनाई पड़ गया, और सुन के इसका मतलब भी समझ आ गया, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस दे डोंट डू इट। व्हाई डू दे नॉट डू इट? बिकॉज देयर इज अ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, क्योंकि उनको ये समझ मतलब कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के बड़े सारे लेवल्स होते हैं। सो अभी के लिए वी विल नॉट गो इनटू दैट। देन मोटर डेफिसिट्स, कई बार आपकी कुछ, जैसे पार्किंसंस डिजीज है, आपने सुना ही होगा, उसमें हाथ पैरों पे से मोटर ही फंक्शन ही उसमें अफेक्ट होता है, हाथ पैरों पे से कंट्रोल नहीं होता, हाथ हिल रहा है, लगातार हाथ हिल रहा है, बंदा साइन करना चाहता है साइन नहीं कर सकता, ग्लास पकड़ना चाहता है ग्लास नहीं पकड़ सकता, अपना चश्मा टेबल से उठा के खुद पहन नहीं सकता, क्योंकि अपनी जो मोटर नर्व्स हैं वो उसके काबू में ही नहीं है। तो वो ऐसे कंटिन्यूअसली हिलने वाले, जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं पार्किंसंस डिजीज के अगर मरीज हैं तो उनकी बहुत तकलीफ में होते हैं, खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते, जो बेसिक अपने फंक्शंस हैं। और अल्लाह हम सबको इस तरह की किसी आफात से बचाए। So impairment of the reticular activating system can lead to such problems. अच्छा, अब अब आ जाते हैं, जरा सा थोड़ा सा इसका फंक्शन समझ लेंगे, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, एज आई सेट, बिकॉज आई हैव टू जस्ट रैप इट अप, मैं बहुत शॉर्ट में इसको कर रही हूँ। ये अब आप देखो, यहाँ पर आपको ए, बी, सी और डी, जिसको नहीं दिख रहा वो हाथ खड़ा करे या मैसेज करे जल्द अज जल्द। इसका मतलब सबको दिख रहा है, आई, यस, ओके। सो अब आप देखेंगे, ए में है नॉर एपिनेफ्रीन, बी में है सेरोटोनिन, सी में है डोपामीन, और डी में है एसिटाइल कोलिन। ये 4 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की 4 टाइप समझ लीजिए इसको, कि 4 तरह का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है। अब की डिफ्यूज न्यूरॉन्स ही है, डिफ्यूज मैंने बताया, ढीले से, लाइटली लोकेटेड इन वन प्लेस, मतलब एक गुच्छा सा है जो एक साथ एक जगह पोजिशनड है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, कोई बंधा नहीं है, इसके आसपास कोई बाउंड्री नहीं है,
डिफ्यूज्ड है, बट एक साथ एक लोकेशन में है। इसमें तीन चीजें मोटा मोटी समझ लीजिए कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जो भी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, स्टार्ट पॉइंट क्या है, कहाँ कहाँ उस वो पहुंच रहा है। बेसिकली अगर इसको समझो कि अगर ये एक न्यूरल नेटवर्क है तो ये नेटवर्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो ब्लू कलर का एक डॉट दिख रहा है, एंड ये यहाँ से स्टार्ट होकर के इट इज गोइंग टू दीज मेनी पार्ट्स, इन सब हिस्सों में जा रहा है। इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन यहाँ से इनिशिएट हो रही है वो इन सब जगह कन्वे की जा रही है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन इन सब एरियाज में प्रोसेस करने लायक थी, और यहीं से उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग वो डिसीजन दिया जाएगा। माने ब्रेन का रिस्पॉन्स, आपका जो रिस्पॉन्स है, जो आपका बिहेवियरल रिस्पॉन्स है, वो इन्हीं एरियाज में से ओरिजिनेट करेगा। आप अगर ये समझें तो चार तरह की न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि चार तरह का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स पे बेस्ड, चार न्यूरोट्रांसमीटर्स पे बेस्ड है, या उनके पाथवेज। नॉरएपिनेफ्रिन, इसको नॉर एड्रिनलिन भी कहते हैं। तो नॉरएपिनेफ्रिन यानी नॉरएपिनेफ्रिन से रिलेटेड जितने जो पाथवे है वो ये है, नीले रंग में फर्स्ट डायग्राम है नीले रंग में। अब देखें, नॉरएपिनेफ्रिन, इसको नॉर एड्रिनार्जिक पाथवे कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे होता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा फैला हुआ, यानी सबसे ज्यादा ब्रेन के हिस्से को कवर करता होता है, सबसे ज्यादा ब्रेन की जो रीजन्स है। आप देखिए कि अगर आप न्यूकॉर्टेक्स पकड़ें तो न्यूकॉर्टेक्स का कोई एरिया नहीं छोड़ा है इसने। आपके सेरिबेलम में जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को जा रहा है, हिपोकैम्पस को जा रहा है, अमिगडाला को जा रहा है, हाइपोथैलेमस को, नियोकॉर्टेक्स की मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मिड ब्रेन, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब इधर होता है, ये प्री फ्रंटल है, थैलेमस को जा रहा है, मेमोरी और बैलेंस, इमोशंस, और हाइपोथैलेमस में आपकी मेमोरी स्टोरेज दो तीन तरह की होती है, दो तीन जगह होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। देन यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, सारा आपका जो लर्निंग है, हिपोकैम्पस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, सो लर्निंग है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सारी जगह इसने कवर की हुई है। रिफ्लेक्सेस, हार्ट रेट, ये वगैरह सेरिबेलम को जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर फंक्शंस यहाँ जा रहा है। So this is the large, I think this is the pathway which is catering to the maximum parts of the brain का शायद कोई हिस्सा यहाँ से छूटा नहीं है। तो अच्छा, ये ओरिजिनेट कहाँ से करता है, यू नीड नॉट लर्न इट, बट एक रेफरेंस पॉइंट के लिए अभी के लिए क्लास के दौरान समझ लीजिए, तो उससे क्या होगा ना, एक मोटा मोटी पिक्चर। अब यहाँ से बाहर जाकर के सब कुछ तो याद रहता नहीं है ना, तो जब आप अगली बार कोई रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या नॉर एड्रिनार्जिक पाथवे बोलेगा तो ये तस्वीर मोटी सी आपके जहन में आ जाएगी। सॉरी, यहां तक क्लियर है? ओके, सो दिस इज द नॉर एड्रिनार्जिक पाथवे। इसका बेसिकली किन किन फंक्शंस में इन्वॉल्व है, ये है अटेंशन में अराउजल। अराउजल मैंने वही बताया ना कि जैसे अब मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, डे ड्रीमिंग कर रही हूँ, सडनली मम्मी आके बोले कि चलो मेरे को लेकर चलो, सो देन आई बी लाइक अच्छा गाड़ी की चाबी चाहिए, पर्स चाहिए, और बाहर मौसम कैसा हो रहा है, ओके मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, सो आई हैव टू पुट ऑन वार्म क्लोथ्स। अच्छा हम कहाँ जा रहे हैं, फलानी जगह जा रहे हैं, सो ओके आई नीड दिस मच। तो ब्रेन सडनली एकदम एक्टिव, मैं डे ड्रीमिंग कर रही थी, आसमान तक रही थी, और मम्मी ने बोला कि जाना है, तो सडनली ब्रेन ने एकदम एक्टिव होकर के कि हाँ ये चाहिए, यहाँ जाना है, ये रिक्वायरमेंट्स है, अच्छा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, सो मैं ये रास्ता नहीं लेके मैं वो रास्ता ले लूंगी, बीच में मम्मी जितनी देर में काम करेगी मैं उतनी देर में पेट्रोल डलवा लूंगी, और वट एवर इट इज। सो अराउजल, देन अटेंशन एंड अराउजल, स्लीप वेक साइकिल। आपने जानवरों में स्पेशली ये चीज देखी होगी कि दे डोंट स्टे अवेक एट नाइट एक्सेप्ट फॉर नॉक्टर्नल्स।
जो अल्लाह ने जिनको डिजाइन ही रात में खाने और बाकी एक्टिविटीज के लिए किया है, उनके अलावा जो डायर्नल्स हैं, दिन के जो जानवर या चरिंद परिंद हैं, वो सूरज ढलते ही दे विल गो टू वट एवर देयर शेल्टर इज, एंड उस वो अगर आप सूरज ढलते के वक्त उनको कुछ खाना डालेंगे, वो खाना नहीं खाएंगे। आप कोई एक्टिविटी अगर उनके साथ इन्वॉल्व होंगे तो आपके साथ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज देयर साइकिल्स आर डिजाइन लाइक दैट। लाइकवाइज ह्यूमंस आर ऑल्सो डिजाइंड। अब मैं उस स्लीप वेक साइकिल में नहीं जाऊंगी। मेलेटोनिन एक हार्मोन होता है, और आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स हैं, इनमें और मेलेटोनिन में बिल्कुल रिवर्स बैलेंस चलता है। अगर जब अब जैसे इस वक्त आपका मेलेटोनिन हाई है, जबरदस्ती हम स्क्रीन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जग रहे हैं, बट द नेचुरल साइकिल कॉल्स फॉर अस टू गो ऑफ एंड स्लीप। अगर आप रूटीन साइकिल फॉलो करोगे और मगरिब के वक्त के पहले खाना खा के अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को मतलब शट डाउन के लिए तैयार करेंगे कि हाँ आई हैव टू गो एंड टेक रेस्ट, एंड यू फॉल अस्लीप बाय 9 और मैक्सिमम बाय 10, नेचुरली यू विल एंड अप गेटिंग अप अर्ली। मतलब आप सुबह फजर या उससे पहले नेचुरली उठ जाएंगे। दिस इज द नेचुरल साइकिल, क्योंकि मेलेटोनिन हार्मोन वर्क्स लाइक दैट। आपकी जैसे ही सूरज ऊपर जाता है, मेलेटोनिन हार्मोन नीचे जाता है, और जैसे ही सूरज डूबने लगेगा, मेलेटोनिन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में हाई हो जाती है। कौन करता है ये? आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है। कोई एक सिस्टम नहीं है, इसमें चारों सिस्टम्स इन्वॉल्व है। इसीलिए रैस जो है वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है आपकी स्लीप वेक साइकिल के। इन चारों में से किसी एक सिस्टम में भी गड़बड़ पैदा हुई तो रैस डिस्टर्ब होगा और उसका कोई ना कोई फंक्शन अफेक्ट होगा। देन लर्निंग, मेमोरी, एंजाइटी, पेन एंड मूड. We will be discussing this in detail when we cover hormones, so I'm not discussing that for now. Next is serotonin. Again, अच्छा हाँ right, okay. नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो सॉरी नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो नॉरएड्रेनर्जिक पाथवे है। तो ये नीले रंग से जो भी आपको ये पूरी लाइन दिख रही है, इसको आप पाथवे समझ लो, यानी यहाँ पर ही वो नसों का लूज जाल है जिसको हम पाथवे कह रहे हैं। अब आप जो भी लर्निंग, मेमोरी, अराउजल या स्लीप वेक साइकिल, आपने अपनी कोई साइकिल बना रखी है, मतलब फर्ज करें आप जल्दी उठते हैं तहज्जुद के वक्त या तहज्जुद के जरा वक्त बाद और फजर से पहले उठ रहे हैं, तो आपको नेचुरली इस वक्त तक नींद आने लगेगी। आप कितना भी चाहें आप जग ही नहीं पाएंगे। तो आपने अपनी साइकिल की, अपनी जो रूटीन है वो एक सेट कर ली। उसके लिए फिर अब वो रूटीन ऐसे नहीं सेट होगी कि आप मोबाइल तक रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं सेट होती। या फिर आप 10 बजे खाना खा रहे हो, ऐसे नहीं सेट होती। उस रूटीन के सेट होने के लिए पूरा एक रिदम मेंटेन करते हैं, उसको कहते भी हैं सर्केडियन रिदम। उसको पूरे मतलब अपनी बॉडी के हर सिस्टम के एक रिदम को आपको मेंटेन करना पड़ता है, तब जाकर के वो चीज बैलेंस होती है। सो दिस ओरिजिनेट्स द नॉरएड्रेनर्जिक सिस्टम, इट ओरिजिनेट्स इन लोकस सेरुलियस, और यहाँ से ये इन पार्ट्स को जाता है, सेरिबेलम को भी जा रहा है। इसी तरह से सेरोटोनर्जिक पाथवे है। सेरोटोनर्जिक में देखिए हरे रंग की दो स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, तीन रैफे न्यूक्लियाई, इनको रैफे न्यूक्लियाई कहते हैं। दो न्यूक्लियाई जो हैं, ये दो, मेरी स्क्रीन की तरफ देखिए, दो, ठीक है, ऊपर ऊपर की तरफ दो और ये नीचे की तरफ दो। तो ये दो जो है ऊपर की तरफ, इसको अपर न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये लोअर न्यूक्लियाई। अब जो लोअर न्यूक्लियाई है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है। अगर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ सेरोटोनर्जिक पाथवे की जो न्यूरल नेटवर्क है वो जा रही है, इसका मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड की किसी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। और वो कौन से फंक्शंस हैं? वो हैं लोकोमोशन और पेन। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी सर्जरीज होती हैं या बहुत सारे ऐसे वो होते हैं मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें स्पाइन में इंजेक्शन देते हैं ताकि आपको पेन फील ना हो। आजकल तो जो चाइल्ड बर्थ सर्जरीज होती हैं तो उसमें द मदर इज ऑलमोस्ट अवेक, क्योंकि स्पाइन में इंजेक्शन देते हैं। बिकॉज व्हाट आर दे टारगेटिंग? दे आर टारगेटिंग द पेन पाथवे। यहाँ से जो पेन पाथवे है, सेरोटोनर्जिक पाथवे, उसको उन्होंने वो ड्रग बना के उसी को टारगेट किया, वहां पर उसने ड्रग ने रिसेप्टर से कंबाइन कर दिया, और अब मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है और पेशेंट बात कर रहा है, सब देख वेख रहा है, उसको वो जनरल एनेस्थेटिक देने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से ऊपर के न्यूक्लियाई होते हैं अपर न्यूक्लियाई। अपर न्यूक्लियाई
अब आप देखिए अपर न्यूक्लिया जो ब्रेन के कई सारे हिस्सों में जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है ऊपर के जो दो ये हैं दे विल लीड टू ये देखिए लिम्बिक सिस्टम में जा रहा है अंदर। फिर इसका कुछ हिस्सा ये यहाँ पर आपकी पिट्यूटरी है। फिर यहाँ पर ये न्यू कॉर्टेक्स में एक हिस्सा जा रहा है, एक हिस्सा मिड ब्रेन में जा रहा है, एक हिस्सा ये लिम्बिक सिस्टम में जा रहा है और एक हिस्सा सेरिबेलम में जा रहा है। इसका मतलब सेरेटोनर्जिक पाथवे भी इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। नंबर ऑफ एरोज से उसकी एक्सपेंस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर वहां 3 या 4 लाइंस दिख रही हैं तो ये ज्यादा कवर कर रहा है, नहीं, फंक्शन वाइज होता है हमेशा। अब हम मेडिकल के स्टूडेंट्स नहीं है और उतने हमारी रेलेवेंस भी नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। तो लोअर तो मैंने बता दिया। अपर जो न्यूक्लियाई है, अपर न्यूक्लियाई क्या क्या फंक्शंस कंट्रोल कर रहे हैं? स्लीप वेक साइकिल आई टोल्ड यू, मूड एंड इमोशनल बिहेवियर जैसे अग्रेशन एंड डिप्रेशन, लिम्बिक सिस्टम को जा रहा है ना ये, तो ये इमोशनल बिहेवियर और मूड, मूड मिड ब्रेन है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ कॉकटेल, तो उन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। थर्ड आ जाते हैं डोपामिनर्जिक पाथवे। और डोपामिनर्जिक पाथवे ये जो है ये मिड ब्रेन का दो वेंट्रल टेगमेंटम एरिया होता है यहाँ से, और एक सब्सटेंशिया निग्रा, दो दो एरियाज हैं। मैंने कहा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मेडिकल टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली एक मेंटल मैप बनाना है कि आखिर हो क्या रहा है। मेंटल मैप। अब आप देखिए सब्सटेंशिया निग्रा जो एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, यहाँ से पूरी तरह से जैसे कि होता है ना जाल की तरह लिम्बिक सिस्टम को कवर कर रहा है, देख रहे हैं। और एक हिस्सा है जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जा रहा है, बस इतना ही। डोपामिनर्जिक पाथवे इन्हीं दो मेजर एरियाज को कवर कर रहा है। सो दैट मीन्स नियोकॉर्टेक्स एंड लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। और डोपामिनर्जिक पाथवे मोटर कंट्रोल, मोटर कंट्रोल यहां से आ जाएगा, ये जो है। और रिवॉर्ड सेंटर्स, इसका मतलब सोशल बिहेवियर और एडिक्टिव बिहेवियर दोनों को कंट्रोल करेगा ये न्यूरल नेटवर्क। और फिर लास्ट में आ जाएंगे एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूरोट्रांसमीटर है। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, सिर्फ इतना बता दूंगी, इसको कहते हैं कोलिनार्जिक पाथवे। देख ही रहे हैं आप, 3 रंगों में बना हुआ। अच्छा, ये देखा आपने ऊपर कहीं इन रंगों में नहीं बना हुआ है, ये यहाँ 3 रंगों में बना हुआ है। वाई? बिकॉज कोलिनार्जिक पाथवे सेरिब्रम, हिपोकैम्पस और थैलेमस। हिपोकैम्पस और थैलेमस जो है हमने पहले भी पढ़ा था, वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और हिपोकैम्पस और थैलेमस दे आर द, ये एक्चुअली एक ऐसे समझो कि वो डोरवे है आपकी लिम्बिक सिस्टम और नियोकॉर्टेक्स के बीच में। बड़ा इसका क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन होता है। हिपोकैम्पस इज द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, और थैलेमस जो होता है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन, सीइंग, हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल, मतलब गेटवे है, बाहर से जो जो आ रहा है उसका गेटवे है, तो उसको उस पूरा टोटल डेटा बाहर से जो आ रहा है वो इसके पास आता है। आगे क्या बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, दिस इज व्हाट कंसर्न्स अस। So cholinergic pathway will take care of your sleep wake cycles, arousal, learning, memory, sensory information passing through thalamus। मैंने कहा ना जो डेटा बाहर से बहुत सारा डेटा आ रहा है, पर कहाँ बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है और कैसे बढ़ाना है, इसका डिसीजन यहाँ हो रहा है। इसलिए कोलिनर्जिक पाथवे इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाथवेज। तो अब आप देखो, लूज जाल नसों का, नस का मतलब न्यूरल नेटवर्क, ओके, न्यूरल नेटवर्क, नस डजंट मीन एनीथिंग एल्स इन दिस क्लास। सो लूज जाल है नसों का, एंड यू कैन सी दे आर टेंडिंग टू सम और द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब इस सब को सुपर, इन चारों इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दो, तो फिर आपके मुंह से खुद निकलेगा रब्बे को मातो कस्से। छोटे से एक पिंक कलर के गोश्त के लोथड़े में अल्लाह ताला ने कैसे चीजों को पोजीशन, और ये तो बिल्कुल लूज डिफ्यूज नेटवर्क है, इसमें तो कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं, कोई तारे बंधी हुई नहीं है, ये ऐसे लूज तारे पड़ी हुई है, और इसमें से आपस में इंटरेक्शन होता है। और इसमें अगर गड़बड़ हो जाए तो बड़े सारे इसके मतलब
आफ्टर इफेक्ट्स। सो दैट्स अबाउट इट। शॉर्ट में कहूँ तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, जो भी आप सोच सकते हो, जितना भी, मतलब इमोशनल और लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया, या फिर मैथमेटिकल, या फिर रीजनिंग, या फिर फिलोसफी, लैंग्वेज, या कोई इमोशंस और उसका रीजनिंग का मिक्स, जो जितना आपकी समझ जहां तक जाती है, उस सब डेटा को सेव करता है थ्रू न्यूरल नेटवर्क्स। और जो न्यूरल नेटवर्क जितना डोमिनेंट है और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर यूज किया जा रहा है, न्यूरल नेटवर्क इज, अगर न्यूरल नेटवर्क का क्या बोले, आपकी जबान में आपको वर्ड्स देना, तो न्यूरल नेटवर्क कुछ नहीं है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपका थॉट है। आप किसी एक चीज को मतलब मैंने पिछली बार भी बताया था कि न्यूरॉन्स की फायरिंग जिस रास्ते पे सबसे ज्यादा हो रही है वो स्ट्रांग है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर मेमोरी बार बार गिव एंड टेक हो रही है। पिछली बार ये थी, अब इसमें ये इंप्रूवमेंट है। फिर ये इमेजिनेशन की एग्जांपल से आप समझे, सो उस वो कितनी ज्यादा स्टोर हो रही है आपके सबकॉन्शियस में। और फिर जहां जितनी ज्यादा स्टोर होगी, जितनी बार रिवाइज होगी, जितनी ज्यादा स्टोर की जाएगी, उतनी बार उसको रिकवर भी किया जाएगा। तो वो एक पर्टिकुलर जो एक रोड है, वो मोस्ट ट्रेडेड रोड है। आज वो रोड मैंने आपको दिखा दिया कि वो रोड होते कैसे। मैं कई बार वो रोड्स होते हैं ये बता चुकी हूँ, तो आज मैंने आपको दिखा दिया कि वो किस प्रकार के होते हैं। दैट्स अबाउट इट। चलिए होमवर्क पे चलेंगे। Any question still here? Reticular activating system. Any question still here? कोई सवाल? ऑलराइट, तो आई थिंक कोई सवाल नहीं है। अच्छा, अब आई वांट टू नो एनी क्वेश्चंस इन ऑल द सेशंस टिल नाउ। भाई एक शिकायत है मेरी इस ग्रुप से, अच्छा खासा मतलब बोलता चलते लोग थे, अब आई डोंट नो, दे यू स्टॉप टॉकिंग एंड इफ यू डोंट स्पीक अप इन द क्लास। ये बताएं मुझे कैसे ये समझ में आना चाहिए कि आपको सेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो वन वे कम्युनिकेशन हो गई। सब याद कैसे रखे? कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक मेंटल मैप बनाना है, सिर्फ मेंटल मैप कि कोई चीज कैसे काम करती है। आपसे कोई आपको इम्तिहान तो देना नहीं है कि कौन सा डोपामीन के कहाँ से निकल रहा था और कहाँ जा रहा था, और वेंट्रल टेगमेंटम में था कि पॉन्स वैरुलाय में था, कहाँ था, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। आपको सिर्फ ये जानना है कि इस तरह से आपकी बॉडी की फंक्शनिंग काम कर रही है। मैं बहुत ज्यादा सादा जबान में बोलती हूँ। दूसरी चीज, अगर वो फंक्शनिंग ही जार्गन लग रही है, एक बार में समझ में आने वाली चीज, ये सब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं। चाहे इसका बायोलॉजिकल पार्ट ले लें, चाहे इसका फिलोसफी ले लें, चाहे साइकोलॉजी का ले लें, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि यू विल हैव टू गो बैक एंड रिवाइज। कुछ नहीं तो ये सेशन को रिवाइज करके देख लें। अच्छा, हर क्लास में मैं पूछती हूँ, पिछली क्लास से जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही, आप रिक्वेस्ट कर लो ना ग्रुप में अपने टीम लीड को। आप सामने नहीं बोल पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने टीम लीड को बोल दो कि फलानी चैप्टर का या फलाने सेशन का एक हमें रिकैप करवा दिया जाए, या फिर उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी करवा दी जाए। जब भी हम किसी चीज से रिलेटेड कोई होमवर्क या एक्टिविटी करते हैं, एग्जाम लेने का भी यही पर्पज होता है, तो वो चीज हमें याद आती है। याद क्यों हो जाती है? क्योंकि आप उसके ऊपर पर्सनली बैठे काम करते हैं। तो अगर आप ये उम्मीद करते हो कि मेरे यहाँ से आकर के सुन करके और सब समझ में आ जाएगा, दिस इज नॉट दैट सब्जेक्ट। स्पेशली इफ यू नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड, देन तो आपकी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है।
And trust me, I am from the background still. When the very first time I did the course ना, मैं कहीं कहीं मैं बिल्कुल ही ट्रैक छोड़ देती थी सच में, क्लास में डे ड्रीमिंग स्टार्ट हो जाती थी मेरी कि कुछ पढ़ ले तो पढ़ नहीं रहा है। बट देन व्हाट यू हैव टू डू इज, आपके पास सेशन की रिकॉर्डिंग आ रही है, आप उसको रिपीट एंड रिपीट पे सुनो, और जहां आप फंस रहे हो या तो आप खुद उसके ऊपर रिसर्च कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो आप एक सेशन रिक्वेस्ट कर लो कि हम क्वेश्चन आंसर ना भी करें उसको, तो हम उसको एक क्लियरेंस सेशन कर लें कि हाँ भाई प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स क्लियर करनी है। हौच पौच सा इसीलिए आपको लग रहा है नाजिया, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन सही से बैठी नहीं है। एक बार अगर आप रिवीजन करोगे, जब तक आप खुद नहीं बैठेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, आप कितने ही जहीन हो, कितने ही लर्नेड हो, सी दिस इज जो आपको आज केमिस्ट्री मैंने थोड़ी सी पढ़ाई, पिछले सेशंस में पढ़ाई है, मेरी अपनी बैकग्राउंड है, फिर भी आपको यहाँ पर बताने के लिए हर दिन मेरे को पढ़ना पड़ता है, उसके नोट्स बनाती हूँ। आई हैव अ नोट बुक बिसाइड्स दीज स्लाइड्स, और मेरी स्लाइड्स काफी, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी स्लाइड्स भी पूरी डिटेल्ड होती हैं, बुलेट पॉइंट्स नहीं होते मेरी स्लाइड में, काफी कंटेंट होता है। आप जब बोलेंगे हम एक क्लैरिफिकेशन सेशन रख लेंगे, बिग डील। मेन आइडिया तो ये है ना आप लोग को समझ आए। और दूसरा, एज एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन मैं बोल रही थी आसमा सिस्टर को कि मुझे आप लोगों से फीडबैक चाहिए। अभी मैं वोटिंग के लिए पूछूंगी, उसमें वोट आउट कीजिए कि इफ यू वांट वी कैन टेक गूगल फॉर्म, या फिर you can submit your voice notes to your team lead and team lead can summarize and put it up to me। आप इस कोर्स में आए हैं, दिस इज नॉट अ काउंसलिंग कोर्स, दिस इज अ कोर्स वेर वी टीच, वही है कि खुद को जानने का कोर्स है। बहुत आपको जितनी ज्यादा जानकारी आप जितना रीड करोगे ना, पढ़ाने से उतनी चीजें नहीं आती। अब मैं पढ़ाने में पता है क्या फायदा होना है, सिर्फ एक फायदा होना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, बस सिर्फ इतने का फायदा है। कितना पढ़ना है, या हमारे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि ये इसकी डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है तो मत जाओ, उसकी जरूरत नहीं, उसकी डिटेल्स में मत जाओ। जितना सरसरी तौर पे पढ़ाया गया बस उतना कर लो, उसका रिलेवेंट विकी पेज खोल लो, उतना डेटा बहुत है, बहुत डेटा है उसमें। आपको सिर्फ फिल्टर आउट करने के लिए यहाँ पर एक कोर्स लाइन दे दी जा रही है। अगर आप में से कोई ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ मेरी पर्सनल मसाइल सॉल्व हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद है कि हो जाएंगे, पर वो आप खुद सॉल्व करोगे, आप खुद अपने आप को धीरे धीरे समझोगे। और बहुत ज्यादा डोंट बी ओवर एम्बिशियस कि 4 क्लासेस में अपने अपनी समझ आ जाएगी, नहीं आएगी। कोर्स खत्म करने के बाद खुद से अपने आप एक रिवीजन सेशन करेंगे, आप चीजों को समझेंगे, फिर आपको रिकॉल होगा, अच्छा वहां यहाँ बताया गया था, ऐसे कराया गया था। और इसीलिए मैं एक्टिविटीज डिजाइन कर रही हूँ कि जितनी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप क्रॉस डिस्कशन करेंगे अपने साथियों के साथ और खुद भी रिसर्च करेंगे, तभी आपको समझ आएगी। ओके दैट्स इट, आज का 1 घंटे का मेरा टारगेट था, 1 घंटे में मैं क्लास लेनी है, और उसके बाद विच ग्रुप इज रेडी फॉर प्रेजेंटेशन, सामने आ जाए प्रेजेंटेशन दे दे। फिर तो बताएं टीम लीड्स कौन कौन मौजूद है। गौहर एंड अस्मा है प्रेजेंट, बस 2 ही ग्रुप्स प्रेजेंट है। नहीं, फरीद भी होंगे, फरीद भाई आप भी तो हैंड रेस कीजिए। नाइला भी है, फरीद भी है, अबरार है। सडनली स्टॉप टॉकिंग, बिल्कुल भी। अबरार मेरे से नाराज है क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम। नहीं मैम, नाराज नहीं है, बस ज़रा सफ़र से हैं, तो जस्ट अभी सुन रहे थे आपकी बात। असल में ना एक डिस्कशन हुआ था हमारा, हम यानी हम लोगों के ग्रुप का, फरीद भाई के साथ भी। तो हालांकि फरीद भाई ने एक्सप्लेन भी किया था उसमें क्वेश्चंस को। हम्म तो ग्रुप में क्वेश्चन निकल के आया कि ये जो हम लोग यानी लर्न कर रहे हैं, हम्म इसका इसका एज सच यानी कौन सा हाई लेवल का एप्लीकेशन। इम्पैक्ट पड़ जाना है। जी जी, यानी लेट्स से अभी जो आपने बताया माशाल्लाह काफ़ी अच्छी नॉलेज है, इसमें आपके बताने में कोई शायद हर्ष नहीं है, या फिर आपने जो बताया अच्छे से बताया, शायद हम लोग नहीं अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट एक क्वेश्चन निकल गया, यानी बाकी मेंबर्स का भी, सारों सारों का नहीं, कुछ एक का। तो उसके अंदर ये है कि
अब एक मेन सवाल बार बार ये आ रहा है कि अगर हम इसको इस तरह से लर्न कर लेंगे तो किस किस एंगल से, यानी हम उसको यानी यानी थोड़ा सा बेहतर कर सकेंगे खुद को। उसको तो आप यूटिलाइज कैसे क्वेश्चन एक, करेंगे, व्हाट इज द यूटिलिटी जी ऑफ दिस क्वेश्चन कोर्स? क्वेश्चन एक, जी जी क्वेश्चन एक और वो निकाल के लेके आ रहे हैं कि लेट्स से जो पुराने लोग थे, लेट्स से लाइक सूफीज हो गए, मल्टीपल अच्छे स्कॉलर्स हो गए जो खुद को समझते थे, उन्होंने तो ये नहीं पढ़ा। तो अगर उन्होंने ये नहीं पढ़ा तो वो जब खुद को इस तरह अच्छे से समझ गया, देन उन्होंने रीच कर लिया अल्लाह तक पहुंचना। तो इसको पढ़ के हम लोग क्यों रीच करें, या फिर उनकी तरह उनके पैटर्न पे चल के क्यों नहीं रीच कर सकते हैं? लाइक ये भी एक सवाल आ रहा है बार बार। तो इसको जरा अगर आप प्लीज एड्रेस कर देंगे तो बड़ा अच्छा जी जी, होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस दिस। आई एज अ जी स्टूडेंट आल्सो had this question initially means some years ago, कई साल हम्म, पहले। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि जो हमारे पहले के जो सूफिया हैं, उलेमा हैं, कोई भी स्कॉलर्स हैं, सूफी भी अपने आप में एक स्कॉलर होता है, और सूफी जो बनता है वो अच्छी खासी इल्म का मालिक होता है, अच्छे खासे इल्म का मालिक होता है। मतलब उनकी सादगी में हमें ये बात पता नहीं चलती है कि ये बंदा इतना आलिम इंसान है, इसके पास इतनी सारी और इतने तरीके की नॉलेज है। जैसे कि आई वॉज रीडिंग वन ऑफ द स्कॉलर्स। अच्छा, आई फर्स्ट एड्रेस आपका ये क्वेश्चन कि सूफिया को भी मतलब उनका तरीका ज्यादा सिंपलिस्टिक रहा होगा, सो व्हाई शुड वी गो थ्रू ऑल दिस। बेशक उनका तरीका सिंपलिस्टिक है, क्योंकि आप जितने ज्यादा नॉलेजेबल होते जाते हो आपकी सिंपलिसिटी जो है ना वो इन्हांस होती जाती है, पहली चीज। दूसरा ये कि ऑब्वियसली इंक्लूडिंग मी, नन ऑफ अस आर एट दैट लेवल। तो अगर आप नॉलेज इकट्ठी नहीं करोगे तो आप थोड़ा बहुत तो आगे चल पाओगे, बट देयर विल बी प्लेसेस जहां जाके आप स्टक हो जाओगे। दिस मैं एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ, और मेरे टीचर्स से भी मैंने ये चीज सीखी है, दोनों तरीके से ये बात कह रही हूँ। तो बेशक आपके पास दूसरा रास्ता है, एंड देयर इज नो हार्म। अगर आपको कोर्स नहीं समझ में आ रहा है एंड यू वांट टू टेक द अदर रूट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट एज एन इंस्ट्रक्टर मेरी एडवाइस ये है कि स्टिक टू दिस। नॉलेज जब आपके पास मुकम्मल आएगी तभी आप किसी नतीजे पे पहुंच पाओगे। अभी आप सिर्फ बायो पढ़ रहे हो, और अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। बट हैव पेशेंस, क्योंकि वंस वी ओपन साइकोलॉजी, तो हम साइकोलॉजी सिर्फ मॉडर्न साइकोलॉजी की नजर से नहीं खोलने वाले हैं, हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव और इस्लामिक स्कॉलर्स की व्यूज लेके आ रहे हैं। एंड हैविंग सेड दैट, जिन स्कॉलर्स को मैं इस वक्त पढ़ रही हूँ दे आर नॉट द पॉपुलर नेम्स। जो बंदे साइकोलॉजी की फील्ड से हैं उनके लिए तो वो नाम मतलब बरगुजीदा भी हैं, और बहुत रिव्यर्ड भी हैं, और बहुत ज्यादा नोन नेम्स हैं। बट नॉन साइकोलॉजिस्ट के लिए, आम मुसलमान के लिए, आम स्टूडेंट के लिए, दे आर नॉट नोन नेम्स। और मैं उनको जितने पढ़ते चले जा रही हूँ तो आई एम माई सेल्फ अमेज्ड एज अ स्टूडेंट कि उनको उस जमाने में सदियों पहले इस लेवल की इंफॉर्मेशन, विच इज लाइक 200 एंड 300 इयर्स लेटर ऑन, जिसको साइकाइट्री डिस्कस करके दे रही है, उसको उन्होंने उतनी सिंपलिस्टिकली ले लिया। अब उनकी और हमारी नॉलेज में फर्क ये है कि उनकी नॉलेज डायरेक्टली कुरान की समझ से डिराइव थी। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ समझ ऑफ आवर ओन होली बुक। तो आपको भी वो सिंपलिस्टिक तरीका मिल जाएगा, बस शर्त ये है कि आपको फिर कुरान का स्कॉलर बनना पड़ेगा। और इल्म कहीं से भी, जहां से भी आप स्टार्ट करेंगे, आप मुश्किल फेस करेंगे। तो चॉइस सीखने वाले की है। मकसद दोनों ही रास्तों का एक है कि अपने आप को उस लेवल पे ले आए कि खुद के ऊपर कंट्रोल, जैसे हमने नफ्स से खोली थी, नफ्स की फिलॉसफी से ये क्लास खोली थी, कि नफ्स की कंट्रोल हमारी उस लेवल पे आ जाए कि अपने लिए हमारी जिंदगी आसान हो जाए, और दूसरों के लिए हम एग्जाम्पल बन जाए, कि अगला भी हमें देख करके उस तरह की पैटर्न को फॉलो कर पाए। इफ यू फील यू कैन ट्राई द अदर वे आउट, बट एज फार एज आई हैव लर्नड, जितना मेरी समझ अभी तक बनी है, आप कोई भी इल्म पकड़ेंगे, शुरुआत में आपको मुश्किल पेश आएगी और धीरे धीरे करके समझ आएगी। तीसरी बात, इस जो न्यूरोकेमिस्ट्री और न्यूरोबायोलॉजी अभी हम पढ़ रहे हैं, इसकी असल पकड़ हमें तब समझ में आएगी जब हम साइकोलॉजी खोलते हैं। जैसे ही हम जिस वक्त साइकोलॉजी खोलते हैं और हम थियोरीज की बात करते हैं, तो उस वक्त हमारा अपनी बॉडी से नेचुरल कनेक्शन बनने लगता है। जब हमें साइकोलॉजिस्ट कुछ कहता है कि उसकी ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं,
और ये इसके एक्सपेरिमेंट्स हैं और ये उनके नतायज हैं, तो आप उस साइकोलॉजिस्ट को मानने या मानने की डिसाइसिव पोजीशन में आ जाते हो, जहां आप ये कह सकते हो कि हाँ इसकी ये बात सही है, दुरुस्त है, और ये बात गलत है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड की जो क्लासिफिकेशन है आइड ईगो और सुपर ईगो की, वो तो कोई भी मुसलमान मतलब कि हाँ इस लेवल पे क्लासिफाइड है, यस इसको मान लेगा। बट सिगमंड फ्रॉइड की जो साइको एनालिसिस की जो थियोरी है, उसको सिरे से मुसलमान खुद बिल्कुल खुशी खुशी रद्द करेगा, क्योंकि उसकी थियोलॉजी, वो भी अपने लेवल का एक स्कॉलर है, बट उसकी जो थियोलॉजी है जो उसने प्रपोज किया है, वो मुसलमान की नॉलेज से या मुसलमान को सिखाई जाने वाली नॉलेज से मैच नहीं करता है। तो यहीं पर आपको पहला एग्जाम्पल मिल जाता है जहां आपको ये तमीज पैदा हो जाती है कि अगर हम किसी स्कॉलर को पढ़ रहे हैं, चाहे वो माना हुआ स्कॉलर ही क्यों ना हो, उसकी किस बात को जो कि हमारे दीन से मैच कर रही है, उसकी किस बात को मानना है और किसको छोड़ देना है। वहां पर भी आपके पास दीन की नॉलेज होनी जरूरी है। जिसके पास नफ्स की थ्योरी की नॉलेज नहीं है, मुसलमान है, बट सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ता है, तो उसके भटक जाने के लाजिम चांसेस हैं। हालांकि सिगमंड फ्रॉइड की जो पूरी थ्योरी है वो सिरे से खारिज नहीं की जा सकती, पर उसकी थ्योरी का कुछ हिस्सा एक्सेप्टेबल है और ज्यादातर करके नॉट एक्सेप्टेबल है। सो ये तो आप जब धीरे धीरे करके आप पढ़ते चले जाएंगे, तभी आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे। फॉर नाउ इट इज टू अर्ली टू से कि हाँ इस कोर्स की क्या यूटिलिटी, पर इस कोर्स की यूटिलिटी है, ये मैं अल्लाह को हज़र नाज़िर जान के कह सकती हूँ। I was not in a इंशाल्लाह। position to say this 2 years back, but yes, आज मुझे समझ में आता है इस कोर्स की बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। मेरा बस चले तो हर इस कोर्स को तो स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए। सही है। इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आप अपना एक्सपीरियंस बता सकें, आपने जब इसको शुरू किया था तो शुरू में तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही बाउंस जाती हैं, तो कितने वक्त के बाद आपको ये समझ में आने लगा था, मेरे लाइक साथ उल्टा अच्छे हिस्सा लेवल पे? था। मेरा इट स्टार्टेड विद बायोलॉजी, सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टिल बायोलॉजी ओ, पोर्शन कवर्ड। सही है। द मोमेंट सर ओपन क्योंकि साइकोलॉजी, इट बाउंस्ड ऑफ। जी, मुझे क्योंकि साइकोलॉजी में असल बहुत में मेहनत करनी पड़ी। हमारा बैकग्राउंड असल में बायोलॉजी है नहीं, तो जी मैं इस पे समझ रही चलते हूँ। ना थोड़ा सा और आप मेरा बस जहन उतना थोड़ा सा ही लगता पढ़िए जितना पढ़ाया गया, बस उतना, उससे एक लफ्ज ज्यादा मत पढ़िए, उसकी जरूरत ही नहीं है आपको। है। इंशाल्लाह। ठीक है मैम, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं, दुआओं की दरख्वास्त है। बाकी हम इंशाल्लाह बताएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आगे क्या करना है। हम जज़ाकल्लाह सब खैर। आपस में इज्तिमाई तौर पे एक दूसरे के लिए दुआ करें कि भाई हमारी ये जो मुश्तरका कोशिश है ये कामयाब हो जाए। ओके, कमिंग बैक टू होमवर्क। गौहर हैं, फरीदुल हैं, आसमा है, नाइला है, सुमैया सना, इज शी देयर? एनी ग्रुप मेंबर सुमैया सना का? ठीक है, अभी लीव कर गई है वो, थी तो ग्रुप में, आज है अलीशा, नहीं मतलब। आयशा, सरबत, दानिया, नूर सबा, मरियम, आबिदा, फिजा, मुझे तो ये मेंबर्स यहाँ मौजूद भी नहीं लग रहे हैं, जी जी, है नहीं आज, कोई भी। कोई भी नहीं है। जी ओके, आसमा, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल जो प्रेजेंट हैं, चले उनसे स्टार्ट करते हैं। सो वी वी हैव द ओपनिंग क्वेश्चन। जब नबी इस्लाम की वफात हुई है, पर्दा फरमाया है आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से, उस वक्त हजरत अबू बकर वाज गिवन द चार्ज इन द कैपेसिटी ऑफ खलीफा। चलिए थॉट प्रोसेस बहुत जल्दी से प्रेजेंटेशन दें। दो ग्रुप्स थे आई गेस। यस, सुमैया का नहीं है, नाइला का है। नाइला जल्दी से प्रेजेंट कर दें। आर यू रेडी नाइला? चांद, जरीन, शहनाज, कोई भी नहीं है, अलकैफ भी नहीं है। आई जस्ट सॉ नाइला, आई डोंट नो इफ शी इज देयर। नाइला, इज इट पॉसिबल फॉर यू? चलें फिर हम तीसरे ग्रुप पे आते हैं, आसमा जहरा। ओहो, फरीद भाई से ले लीजिए, लास्ट पे कर देते हैं हम। चलो भाई फरीद भाई से स्टार्ट कर देते हैं, फरीद भाई करें। पर फरीद भाई का और सैयद गौहर का एक ही टॉपिक है, ताइफ, तो फिर आपको दो ग्रुप्स का इंतजार करना पड़ेगा।
इट्स ओके। चले भाई, एनीबडी नाउ, फरीदुल एंड गौहर, कौन आ रहा है पहले? जल्दी जल्दी जल्दी। मैम मतलब मेरे पास ऐसी कोई प्रेजेंटेशन नहीं है अभी। मैं पॉइंट्स रखूंगा कोई बात इंशाल्लाह। नहीं। गौर सिस्टर से आप पहले कर लीजिए, उनसे ठीक है। मैं पॉइंट्स रखूंगा गौर इंशाल्लाह, से मतलब मैंने क्या मतलब सीखा। देखो भाई, अगर होमवर्क नहीं करोगे ना तो जो भी शिकायत आप सब कर रहे थे भाई समझ नहीं आ रहा, तो फिर और भी समझ नहीं आएगा। अभी तो ये नॉन टॉपिक्स हैं, अभी तो अननोन टॉपिक्स पे दूंगी तब आप लोग क्या करोगे? सपोज करो भी न्यूरोकेमिस्ट्री पे दिया होता तब क्या होता? तो कोई क्लास में ही नहीं आता और मैं दीवारों के साथ क्लास ले रही होती। इस वीक के लिए थोड़ा माजरत चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, इसकी वजह से कर नहीं पाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से करके आऊंगा इंशाल्लाह। चले मान लेते हैं। गौर आपा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले बिस्मिल्लाह करें। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देती हूँ, आप करिए। जी हमारे ग्रुप से शिफा प्रेजेंट करने वाली, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा आसमा सिस्टर, नाउ आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक आपके जरिए। I see new names sometimes and I don't see certain members. कभी कभी कुछ लोग तो मुझे दिखते ही नहीं है, जैसे कि जब ये मैं ग्रुप मेंबर्स पूछ रही थी तो कुछ मेंबर्स मुझे कभी नहीं दिखते। नए नए नाम, आज मुझे एक नया नाम भी दिखा था।